नमस्कार। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कालिदास की कुमार संभव महाकाव्य की चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 3 आपको समझाने जा रही हूँ। तो देखते हैं श्लोक नंबर 3 में क्या कहा गया है। अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपी जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेश विवांकाः। ये था इसका उच्चारण। अब देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अनंत रत्न प्रभवस्य, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, न अंत इति अनंता, यानी कि बहुत अधिक, जो कभी समाप्त ना हो। रत्न तो आप समझते हैं, हीरे, सोने, चांदी, नीलम, पुखराज, है ना। बहुत सारे रत्नों को उत्पन्न करने वाला, प्रभव मतलब उत्पन्न करने वाला। अनंत रत्न प्रभव से, अनंत का अर्थ है असीमित, अनंत जिसकी कहीं एंड है ही नहीं, ठीक है। यस्य मतलब जिसका, यानी कि किसका, हिमालय के। हिमम अर्थात बर्फ, स्नो। ना मतलब नहीं। सौभाग्य में सु का अर्थ होता है अच्छा, भाग्य का अर्थ होता है लक, अच्छा भाग्य। तो माउंटेन का अच्छा भाग्य क्या होगा कि माउंटेन की ब्यूटी अच्छी होगी, और सुख समृद्धिदायक यह पर्वत होगा कि इस पर जो जड़ी बूटियां हैं, जो वहाँ का ट्रिप है, जो वहाँ के प्लांट्स हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया हो। विलोपी होता है नष्ट करने वाला। किसका नष्ट करने वाला? सौंदर्य का नष्ट करने वाला। जातम मतलब हुई। एकह का अर्थ है एक, ही का अर्थ है निश्चित से, दोषः का अर्थ है दोष। गुण सन्निपाते, गुण का अर्थ होता है गुण, और सन्निपात मतलब समूह, यानी गुणों के समूह में। निमज्जति मतलब डूब जाता है, अर्थात विलीन हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इंदु, इंदु शब्द होता है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। इसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन से बन गया इंदु, जिसका अर्थ है चंद्रमा की। किरणेश्वी मतलब किरणों में। इव का अर्थ है समान, जैसे ये इसके समान है। अंक का अर्थ है कलंक। अब इस श्लोक की हिंदी क्या हुई? अनंत रत्नों के उत्पन्न करने वाली हिमालय की सौंदर्य का विनाश उस पर जमी बर्फ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक दोष गुणों के समूह में वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे कि चंद्रमा की किरणों में कलंक। कहते हैं चंद्रमा बहुत सुंदर है, लेकिन कहते हैं चंद्रमा में भी दाग है। लेकिन उस दाग के कारण क्या हम चंद्रमा को देखना बंद कर देते हैं? नहीं, चंद्रमा को सभी नमस्कार करते हैं और सभी चंद्रमा की चांदनी का आनंद लेते हैं। चंद्रमा को गुणों का समूह कहा जाता है। अब पहली लाइन थी श्लोक की, अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम। अनंत मतलब बहुत सारे रत्न, आप समझते हैं हीरे, सोने, चांदी इत्यादि ऑर्नामेंट्स, और औषधियाँ भी, जो जड़ी बूटियाँ, वो भी रत्न स्वरूप हैं। प्रभवस्य है उत्पन्न करने वाले, यस्य मतलब जिसकी, हिमम मतलब बर्फ को, स्नो को, ना मतलब नहीं, सौभाग्य हमने पढ़ाई है अच्छा भाग्य। और पर्वत का अच्छा भाग्य क्या होगा कि पर्वत की ब्यूटी बहुत सुंदर हो, पर्वत हरा भरा हो, उस पर अच्छी अच्छी लाभदायक जड़ी बूटियाँ हों। विलोपी मतलब नष्ट करने वाला, जातम मतलब हुई। हिमालय पर्वत हिम का आलय है, बर्फ का घर है। यहाँ पर बहुत सारी बर्फ ही बर्फ है, लेकिन वो बर्फ भी हिमालय के सौंदर्य को नष्ट नहीं कर पाई। हिमालय अनेक रत्नों और औषधियों का उत्पादक है। हिम अर्थात बर्फ, उसका सौभाग्य, सुख, समृद्धि, सौंदर्य को नष्ट करने में असमर्थ है। इसीलिए कहना हिमम ना विलोपी जातम, हिम उसके सौभाग्य को नष्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि अधिक बर्फ की वजह से अधिकतर पौधों की फूलों के गिरने से पैदावार में कमी हो जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर में इसका असर खराब पड़ता है बर्फ़ का। पत्ते, टहनियाँ, तने के नष्ट होने से पौधों को अधिक बीमारियां लगने का खतरा हो जाता है। बर्फ़ से, जो ज़्यादा बर्फ़ होती है ना, उससे क्या होता है, पौधे कुम्हला जाते हैं, पत्तियाँ सारी वो हो जाती हैं उसकी, फूल फल नहीं आते हैं उन पर, तो नुकसान है ना। लेकिन हिमालय पर्वत पर जो हिम है, बर्फ़ है, वो हिमालय की सुंदरता को, हिमालय की सौभाग्य को नष्ट नहीं कर पाती है। हिमालय पर्वत हिम का आलय, हिम कहते हैं बर्फ, बर्फ का घर कहा जाता है। हिमालय का अर्थ होता है हिम का घर, आलय मतलब घर और हिम मतलब बर्फ, बर्फ का घर।
बर्फ से आच्छादित रहता है, पूरा बर्फ से ढका रहता है, तो भी यहाँ पर हिमालय पर्वत पर जीवनदायिनी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ बहुत से रत्नों से संपन्न सुख समृद्धिदायक हैं। हिमालय पर्वत पर बहुत कुछ है। यह हिमालय पर्वत जीवनदायिनी औषधियों, जड़ी बूटियों से, बहुत से रत्नों से संपन्न और सुख समृद्धिदायक है। तो इतने सारे गुण होने के कारण एक हिम नामक दोष भी छिप जाता है। और छिप क्या जाता है? उन्होंने कहा हिमम ना सौभाग्य विलोपी जातम। हिम इसके सौभाग्य को नष्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि फिर भी ये पर्वत हरा भरा है, फिर भी इसमें वो जड़ी बूटियां हैं। अब जैसे कोई सुंदर सा फेस है और कोई कहे कि भाई नज़र ना लग जाए, एक नज़र का टीका लगा देते हैं, एक काला स्पॉट लगा दिया, छोटा सा काला, लेकिन वो क्या बड़ा काला तिल बनकर उसकी सुंदरता को और भी उभार दिया। ऐसे हिमालय पर्वत पर जो हिम है उसके सौंदर्य को नष्ट नहीं कर पाई, बल्कि उसकी सौंदर्यता को और बढ़ा दिया। क्यों? एक कारण, रीजन क्या बताया है कि यह बहुत सारी रत्नों का भंडार है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदो किरणेश्व इवांकः। ये सेकंड लाइन है श्लोक की। एको मतलब एक, ही मतलब निश्चय से, दोष मतलब अपराध, दोष, गुण मतलब गुण, सन्निपाते समूह में, निमज्जति डूब जाता है, इंदो चंद्रमा की, किरणेशु एव अंकः। ये शब्द में 3 शब्द जुड़े हुए हैं। एक तो है किरणेशु और दूसरा शब्द है एव और फिर है अंकः। किरणेश्व इवांकः। जैसे चंद्रमा की किरणों में की चकाचौंध में चंद्रमा का जो दाग है वो छिप जाता है, वैसे ही हिम भी हिमालय के गुणों में छिप जाता है। हिमालय का एकमात्र दोष हिम है। हिम मतलब बर्फ। यह दोष भी गुणों के समूह में छिप जाता है, वह दोष गुणों के समूह में विलीन हो जाता है। कवि कालिदास ने चंद्रमा की उपमा से चंद्रमा से कंपेयर किया है। हिमालय के सौंदर्य पक्ष की पुष्टि की। जैसे चंद्रमा सुंदर है ना, ऐसे हिमालय भी सुंदर है। जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक छिप जाता है, वैसे ही हिमालय का हिम नामक दोष भी उसके अनंत रत्नों के उत्पादक गुणों में छिप जाता है। अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाला है हिमालय, और इन गुणों के कारण हिम नामक दोष छिप जाता है। हिमालय अपने सौंदर्य के कारण यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। ठीक है बच्चों, अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाले जिस पर्वत की शोभा को उस पर सदा जमी रहने वाली बर्फ मिटा नहीं पाई है, क्योंकि गुणों के समूह में एक दोष उसी प्रकार छिप जाता है जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों में कलंक। तात्पर्य यह है कि हिमालय से अनंत रत्नों की उत्पत्ति होती है, किंतु उसके अंदर एक ही दोष है कि वह सदैव हिमाच्छादित हो रहता है, बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ को प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उसके इस दोष से भी इसका महत्व कम नहीं हो जाता है, क्योंकि हिमालय पर तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। हिमालय पर्वत की सुंदरता को हिम नष्ट नहीं करता, क्योंकि वह बहुमूल्य वस्तुओं की मूल है। क्योंकि अनेक गुणों के समूह में एक दोष छिप जाता है, जैसे चंद्रमा में एक कलंक भी उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करता है, परंतु उत्तम चांदनी में क्षीण हो जाता है, उत्तम चांदनी में विलीन हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये श्लोक? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कुमार संभव का श्लोक नंबर 4 लेकर आऊँगी। थैंक यू।